नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और अपन पिछली क्लास के अंदर बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर अपन ने बात की थी थार मरुस्थल की। और थार मरुस्थल को आपने संपूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया था। और अब राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर आज की क्लास में अपन बातचीत करने वाले हैं अरावली के बारे में, यानी जो अरावली प्रदेश है उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं तथा अरावली को कितने भागों में विभाजित किया जाता है और अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से ये किस तरीके से महत्वपूर्ण साबित हो रही है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो पहला है उत्तरी अरावली, दूसरा मध्य अरावली, तीसरा दक्षिणी अरावली। जैसे अपन ने थार के मरुस्थल के अंदर पढ़ा कि थार का मरुस्थल है उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम जो था शुष्क मरुस्थल, दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। फिर अर्ध शुष्क मरुस्थल को 3 भागों में विभाजित किया गया था और फिर शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित किया गया था। उसी प्रकार ये जो अरावली है, अरावली को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहली जो बात करेंगे वो है कौन सा, उत्तरी अरावली, उसके बाद में मध्य अरावली, उसके बाद में दक्षिणी अरावली। ये थी अरावली के विभाजन की स्थिति। फिर ये जो अरावली का विभाजन है इसमें अपन मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं उनके बारे में अगर अपन थोड़ी थोड़ी चर्चा करें तो उत्तरी अरावली में अपन पढ़ेंगे बैराट की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी, काकनवाड़ी का पठार, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, ये अपन उत्तरी अरावली के संदर्भ में पढ़ेंगे। मध्य अरावली की बात करें तो अपन मेरवाड़ा क्षेत्र को पढ़ेंगे, टोडगढ़ अरावली जो क्षेत्र है इसको पढ़ेंगे, नाग पहाड़ी है उसको पढ़ेंगे, तारागढ़ है इसको पढ़ेंगे। ठीक है। और फिर बात करें दक्षिणी अरावली को, तो दक्षिणी अरावली को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला तो आबूखंड, दूसरा मेवाड़ अरावली, यानी एक तो आबूखंड सिरोही वाला क्षेत्र और दूसरा मेवाड़ वाला जो क्षेत्र अरावली है वो वाला। आबूखंड के अपन पढ़ते हैं उड़िया पठार, बैथोलित पठार, गुरु सीकर, भाकर, ये चीज़ें अपन आबूखंड के अंदर पढ़ेंगे। फिर बात करें मेवाड़ अरावली को, तो मेवाड़ अरावली के अंदर एक तो अपन पढ़ेंगे पठार, दूसरे पढ़ेंगे पहाड़ियाँ। पठार के अंदर देखें तो बोराहट का पठार, भोमट का पठार, लसाड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार और मैसा का पठार। और पहाड़ियों के अंदर पढ़ें तो देसरों की पहाड़ियाँ, गिरवा की पहाड़ियाँ, मानगढ़ पहाड़ियाँ और कुंकरा पहाड़ियाँ, ये अपने इनके संदर्भ में अध्ययन करने वाले। और थोड़ा और विस्तृत देखें तो ये जो भूभाग है पूरे राजस्थान का 9.3% है। यहाँ पे 10% जनसंख्या निवास करती है और 7 जिलों में विस्तार है। जैसे पश्चिमी मरुस्थल का 12 जिलों में विस्तार था, उसी प्रकार ये जो अरावली है इसका विस्तार कितने जिलों में, 7 जिलों में। तो ये अपन ने मोटा मोटी इसका डायग्राम था वो अपन ने देख लिया कि भाई कौन कौन सी चीज़ों का अपन अध्ययन करने वाले हैं। चलिए थोड़ा मैप के अंदर देख लेते हैं कि अरावली की स्थिति कहाँ है। तो देखिए साथियों, अरावली की स्थिति अगर अपन प्रदर्शित करना चाहें तो ये जो है वो अरावली अपनी स्थित होती है, यानी यहाँ से लेकर के फिर यहाँ, फिर ऐसे ऐसे करके, फिर यूँ और ये वाला क्षेत्र क्या है, अरावली है। और इधर जो है वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, इधर मैं अपन बात करूँ तो ये हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है ना, ये हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थल वाला क्षेत्र हो जाएगा। ये तो मरुस्थल क्षेत्र है, ये जो है ये पूरी की पूरी क्या है, अरावली है। ठीक है ना। अब आगे अगर छोटे डायग्राम में लेके देखें तो कि भाई इसकी स्थिति क्या है, किस तरीके से है, तो देखो ये था मरुस्थल, भाई ये तो मरुस्थल था ना। इस मरुस्थल के अंदर ये कौन सा था, ये शुष्क वाला क्षेत्र था, शुष्क वाला मरुस्थल। ये अर्ध शुष्क मरुस्थल था। अर्ध शुष्क मरुस्थल में पहला ये जो भाग था ये था घग्गर बेसिन। ठीक है ना, घग्गर नदी वाला जो क्षेत्र था घग्गर बेसिन था। फिर बात करें तो ये लूणी बेसिन। ठीक है, लूणी बेसिन की बात करें उसके बाद में बात करें एक मिनट, घग्गर बेसिन के बाद में नागौरी उच्च भूमि। इसको एक मिनट सही ढंग से देखते हैं, एक मिनट। तो देखो इसमें अपन ने सबसे पहले यहाँ पे पढ़ा था नागौरी उच्च भूमि, घग्गर बेसिन बात करते हैं। यहाँ पे है अपना घग्गर बेसिन, ये था घग्गर बेसिन वाला। ये जो 2 नंबर वाला है ये शेखावटी, ये जो क्षेत्र था। ठीक है ना। आगे बात करें इस क्षेत्र की तो ये था नागौरी उच्च भूमि, ये नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र है। और ये लूणी बेसिन वाला क्षेत्र था। और उसके बाद में ये जो था ये था मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल,
ये था शुष्क मरुस्थल, ये तो अर्ध शुष्क है, ये वाला जो है ये अर्ध शुष्क है, ठीक है। और ये जो है ये पूरा शुष्क मरुस्थल है, ठीक है ना। शुष्क मरुस्थल था। शुष्क मरुस्थल के अंदर ये तो था बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, यानी यहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है और यहाँ पे बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। इसी प्रकार अरावली को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले उत्तरी अरावली, फिर मध्य अरावली, फिर दक्षिणी अरावली। ये इस प्रकार इसका विस्तृत क्षेत्र अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं आगे। तो अपन ने 2-3 चीज़ें पढ़ी होगी कि अब पर्वतमाला किसे कहते हैं, पहाड़ियाँ किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, इनका विभाजन किस तरीके से होता है। तो देखते हैं, देखो पर्वत, पठार और पहाड़ियाँ, मैदान में अंतर क्या है। तो स्पष्टीकरण है वो किया जाता है समुद्र लेवल से। इनका जो स्पष्टीकरण है, यानी किसे मैदान कहेंगे, किसे पठार कहेंगे, किसे पहाड़ी कहेंगे, तो इनका जो स्पष्टीकरण है ये समुद्र तल से किया जाता है, यानी समुद्र का जो ऊपरी तल होता है, ये भी ध्यान रखें, सी लेवल को बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। भारत का समुद्री तल कहाँ पे स्थित है, तो चेन्नई में स्थित है। तो सी लेवल से इनका निर्धारण किया जाता है। जैसे अपन किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है, तो वो चीज़ क्या होती है, यानी समुद्र तल अपना कहाँ पे स्थित है, वो है चेन्नई के अंदर स्थित। तो उसको आधार मान करके क्या किया जाता है, इनका निर्धारण किया जाता है, यानी ऊपरी जो तल है पानी का, उस पानी के ऊपरी तल को आधार मानते हुए इसका निर्धारण करते हैं। तो समुद्र तल से 300 मीटर तक की ऊंचाई तक होंगे वो तो मैदान होंगे, फिर 300 से, यानी समुद्र तल से 600 मीटर तक होंगे वो पठार होंगे, फिर समुद्र तल से 1800 मीटर तक होंगे वो पहाड़ी होंगे, फिर समुद्र से 2700 मीटर तक होंगे वो पहाड़ होंगे, और फिर 2700 से अबो होंगे उसे क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। तो ये स्थिति ध्यान रखें कि किसको मैदान कहा जाएगा, किसको पठार कहा जाएगा, किसको पहाड़ी कहा जाएगा, किसको पहाड़ कहा जाएगा, और किसको पर्वत की संज्ञा दी जाएगी। और इसका निर्धारण किससे होता है, तो इसका निर्धारण होता है सी लेवल से। और भारत का सी लेवल कहाँ पे स्थित है, भारत का सी लेवल स्थित है चेन्नई के अंदर, ठीक है। आगे बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति। जिस प्रकार से अपन ने थार के मरुस्थल के अंदर पढ़ा था कि भाई थार के मरुस्थल की उत्पत्ति का स्रोत है वो टेथिस सागर को माना जाता है, और उसके साक्ष्य किस किस प्रकार से प्राप्त हुए, उसी प्रकार अपन अरावली के संदर्भ में देखते हैं कि अरावली की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं अरावली के पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति के बारे में जानकारी। तो टॉपिक है अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति। सबसे पहले देखते हैं अरावली का शाब्दिक अर्थ पर्वतों की श्रृंखला है, यानी अरावली जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पर्वतों की श्रृंखला। जैसे विष्णु पुराण में सुमेर पर्वत, मेरु पर्वत या परिपत्र पर्वत की संज्ञा दी गई, यानी जो विष्णु पुराण ग्रंथ है इसके अंदर अरावली को सुमेर पर्वत या मेरु पर्वत की संज्ञा या फिर परिपत्र पर्वत की संज्ञा दी गई है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति आज से 4.88 अरब वर्ष पूर्व आद्य महाकल्प एसोइक एरा या प्री पैलियोजोइक एरा या पूर्व प्राथमिक महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल में गोंडवाना लैंड के वलन क्रिया से पर्वत की श्रृंखला के रूप में निर्माण हुआ। देखो कितनी लंबी लाइन है, यानी आज से 4.88 अरब वर्ष पहले हुई थी। आद्य महाकल्प था, कौन सा महाकल्प था, आद्य महाकल्प था। आद्य महाकल्प के अंदर एजोइक एरा, प्री पैलियोजोइक एरा जिसको कहा जाता है, या फिर इसको पूर्व प्राथमिक महाकल्प कहते हैं, और उसके प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई है फिर मानी जाती है। फिर बात करें ये गोंडवाना लैंड में वलन प्रक्रिया हुई थी, इससे इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो मोटा मोटी अपने यहाँ निकल के आ रहा है कि ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और जब अपन ने थार का मरुस्थल पढ़ा था उसके अंदर अपन ने देखा था कि ये टेथिस सागर का अवशेष है। अरब सागर को अरावली का गर्भगृह कहा जाता है। ये जो अरब सागर है इसको अरावली का गर्भगृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि अरावली की जो उत्पत्ति है वो अरब सागर के अंदर से होकर के फिर यहाँ अपने भारत के गुजरात के अंदर दिखनी शुरू होती। उच्छावस की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग माना जाता है। देखो जो उच्चावस है इसके आधार पर अगर अपन बात करें तो उच्चावस की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग मानी जाती है। अरावली पर्वतमाला से पूर्व दहली क्रम के चट्टानों का यहाँ पर विस्तार देखने को मिलता है, जिसे राजस्थान में 3 भागों में विभाजित किया जाता है, अलवर समूह, अजबगढ़ सिरोही और रायलो समूह बाड़मेर। तो देखिए ये थी सामान्य उत्पत्ति से संबंधित जानकारी। एक बार अपन इसको पुनः देखते हैं। देखो अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या है, अरावली का शाब्दिक अर्थ है पर्वतों की श्रृंखला, ठीक है। विष्णु पुराण के अंदर इसको सुमेरु पर्वत कहा गया है, मेरु पर्वत कहा गया है, परिपत्र पर्वत की संज्ञा दी गई है। और अगर बात करें
अरावली की उत्पत्ति कब हुई? तो उत्पत्ति हुई आज 88 अरब वर्ष पहला। आद्य महाकल्प था। आद्य महाकल्प के अंदर अगर अपन बात करें पूर्व प्राथमिक क्या चीज़, पूर्व प्राथमिक जो महाकल्प था उसके अंदर हुई। और अगर विशेष काल की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है। और प्री कैम्ब्रियन काल में किसका अवशेष मानी जाती है, किसका भाग मानी जाती है? तो गोंडवाना लैंड की वलन की प्रक्रिया से इसका उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार अपन ने गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड और लॉरेशिया का अध्ययन किया उस समय आपने इसको अच्छे से समझा होगा कि गोंडवाना लैंड किस तरीके से बना और अंगारा लैंड किस तरीके से बना। तो ये जानकारी उस पार्ट में अपन पूरी कर चुके हैं। उसके बाद में बात करें, अरब सागर को अरावली का गर्भगृह कहा जाता है। यानी ये जो अरब सागर है, अरब सागर के अंदर अरावली उत्पन्न होती है, फिर ये धीरे धीरे गुजरात राजस्थान की तरफ विस्तृत होती हुई दिखाई देती हैं। उसके बाद में है कि उच्चावस की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। जब अपन भारत के प्रदेश भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो अगर भारत के साथ में इसको रिलेटेड करके पढ़ें तो ये जो अरावली है उच्चावस की दृष्टि से किसका भाग मानी जाती है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग। विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर एग्जाम में अपने को उच्चावस की दृष्टि से पूछा जाए तो अपना ऑप्शन राइट होगा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और ऐसे ही पूछ लिया जाए कि अरावली निम्न में से किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, तो वो प्रश्न की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछना चाह रहा है। अरावली प्रदेश पूर्व में दहली क्रम की चट्टानों का विस्तार है। देखो, अरावली का नाम अरावली बनने से पहले यहाँ पे जो चट्टानें पाई जाती है उसको कहा जाता है दहली क्रम की चट्टानें। ठीक है ना। अब ये जो दहली क्रम की चट्टानें, इनका विस्तार वर्तमान में यानी आज भी अपने को देखने को मिलता है और इसको 3 भागों में बांट कर अपन देख सकते हैं। तो सबसे पहले मिलता है अलवर समूह, यानी अलवर के आसपास जो पहाड़ियाँ हैं वो दहली समूह की पहाड़ियाँ जिनको अपन कहते हैं अलवर समूह, जो अलवर में विद्यमान है। उसके बाद में बात करें अजबगढ़ समूह जो सिरोही के अंदर अपने को देखने को मिलती है। फिर बात करें रायलो समूह जो अपने को बाड़मेर के अंदर देखने को मिलती है। तो ये थी इसकी सामान्य जानकारी। अब मोस्ट फैक्ट देख लेते हैं अरावली के संदर्भ में कौन कौन से हैं। तो देखो, अरावली सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर। देखो, अरावली सबसे प्राचीन वलित पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है। इसकी कुल लंबाई यानी भारत में कुल लंबाई बात करें तो 692 किलोमीटर है। उसमें से अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो कितनी होगी? 550 किलोमीटर। किस तरीके से विस्तृत है, कहाँ से किस तरीके से, तो ये आगे मैंने पिक्चर डाल के आपको अच्छे से क्लियर करवाया हुआ है, वो अपन थोड़ी देर में देखने वाले हैं। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का लगभग राजस्थान में विस्तारित जो भाग है वो लगभग 80% भाग है। यानी अरावली की जो कुल लंबाई 692 है उसमें से लगभग सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? तो राजस्थान के अंदर है। कितना है? 80% भाग राजस्थान के अंदर आ जाता है अरावली का। इसका मूल स्थान अरब सागर है। अरब सागर में कौन सा द्वीप है? तो मिनीकॉय द्वीप है और इसको अरावली का पिता कहा जाता है। जैसे कि अपन ने थोड़ी देर पहले यहाँ पे अध्ययन किया कि अरब सागर को अरावली का गर्भगृह कहा जाता है। किस तरीके से कहा जाता है? तो इसका जो मूल स्थान है वो अरब सागर है। मूल स्थान क्या है? अरब सागर है। और अरब सागर में कौन सा द्वीप? तो मिनीकॉय द्वीप जो है अरब सागर का मूल स्थान माना जाता है और अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है या फिर अरावली के पिता की संज्ञा दी जाती है। स्थलीय भाग में ये खेड़ बर्मा, ध्यान रखें स्थलीय भाग में ये यहाँ पे खेड़ बर्मा पालनपुर गुजरात से अपने को प्रारंभ होती दिखाई देती है। देखिए, इसका जो मूल स्थान है, जैसे मान लो ये समुद्र है, ठीक है, ये अपना अरब सागर है। अरब सागर के मिनीकॉय द्वीप से इसकी मूल उत्पत्ति होती है। ये ऐसे ऐसे उत्पत्ति होती है और धीरे से बाहर कहाँ से निकलती दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है खेड़ बर्मा, जो कहाँ पे है? पालनपुर गुजरात के अंदर है। फिर ये धीरे 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 ऐसे राजस्थान में विस्तृत होती हुई आगे जाती है। तो आपको ये कथन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये क्या बताने का संकेत कर रहा है। तो देखिए, यानी स्थलीय भाग में ये खेड़ बर्मा पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होकर दिल्ली की रॉयसीना हिल्स पहाड़ी तक जाती है। यानी यहाँ उत्पत्ति हो गई अरब सागर में, फिर खेड़ बर्मा से निकली, फिर धीरे धीरे फैलती हुई और इसका अंतिम बिंदु कहाँ आ जाता है? दिल्ली के अंदर आ जाता है। दिल्ली के अंदर कहाँ पर? रॉयसीना हिल्स की जो पहाड़ी है, रायसीना पहाड़ी है, वहाँ तक इसका विस्तारित रूप देखने को मिलता है। और रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है भारत के अंदर। और राजस्थान में अगर शुरुआत की बात करें तो राजस्थान में शुरुआत कहाँ से होती है? सिरोही में। और राजस्थान से बाहर कहाँ से निकलती है? तो खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू से निकलती है। और विस्तार की बात करें तो कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश कहाँ तक?
दिल्ली तक। तो ये थी सामान्य जानकारी। एक बार इसको पुनः देखो क्योंकि ये थोड़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जितनी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे वो ही अपने दिमाग में सेव रहेगी, तो अपने जो प्रश्न बन के आएंगे इससे संबंधित उनको अपन अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अपन चर्चा कर रहे हैं अरावली के संदर्भ में कुछ मोस्ट फैक्ट के बारे में। तो सबसे पहले यानी ये सबसे पुरानी है, कुल लंबाई कितनी है 692। कुल लंबाई कहाँ से पूछी जा रही है, जहाँ से ये निकल रही है वहाँ से, ऐसा नहीं कि अरब सागर से पूछा जा रहा है। तो इसकी लंबाई कितनी है 692। कुल लंबाई के अंदर अपना यही ऑप्शन आता है 692। इसके अलावा कोई लंबाई से संबंधित किसी प्रकार का तथ्य आज दिन तक मैंने नहीं देखा है। ठीक है, बात करें राजस्थान में, राजस्थान में कहाँ से, सिरोही से लेकर के खेड़ बर्मा सिरोही से लेकर के खेतड़ी झुंझुन तक जो इसकी लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। अरावली का विस्तार कुल लंबाई सबसे अधिक जो विस्तारित रूप है वो राजस्थान के अंदर है, लगभग 80% है, क्योंकि यहाँ पे 550 किलोमीटर यहाँ पे विस्तारित है। उसके बाद में बात करें इसका मूल स्थान जो अरब सागर में, कौन सा द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, इसको अरावली का पिता कहा जाता है, यानी अरावली का पापा कहा जाता है। इसके बाद में बात करें स्थलीय भाग में ये कहाँ से अपने को दिखाई देती है, तो खेड़ बर्मा पालनपुर गुजरात से ये अपने को प्रारंभ होती दिखाई देती है, जो कहाँ तक विस्तृत है, दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक विस्तृत है। यानी खेड़ बर्मा पालनपुर गुजरात से दिल्ली की रायसीना हिल्स पहाड़ी तक इसका विस्तार कितना हो जाएगा, तो 692 हो जाएगा। ध्यान रखना कितना हो जाएगा, 692। और रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राजस्थान में शुरुआत कहाँ से है, तो ये सिरोही में है। अंत कहाँ है, खेतड़ी झुंझुन में। और यहाँ पे इसकी लंबाई की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी इसकी लंबाई 550 किलोमीटर। और विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, एक तो गुजरात राज्य के अंदर है, फिर राजस्थान राज्य के अंदर है, फिर हरियाणा के अंदर है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अंदर इसको अपने को विस्तार देखने को मिलता है। ये तो थी सामान्य चर्चा। अब करते हैं एक विस्तारित विस्तार की बात। तो अभी पढ़ेंगे अपन अरावली पर्वतमाला का विस्तारित विस्तार किस तरीके से है। तो सबसे पहले डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये है अरावली, ये अरावली निकल गई यहाँ से। उत्पत्ति कहाँ हो रही है, उत्पत्ति में अपन कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये उत्पत्ति कहाँ हुई, यानी स्थल भाग पर उत्पत्ति कहाँ हुई, पालनपुर गुजरात में। लेकिन मूल स्थिति कहाँ है, अरब सागर में। मूल स्थिति कहाँ है, अरब सागर में। ठीक है, मूल स्थिति कहाँ है, अरब सागर। अरब सागर के अंदर स्थित है और मिनिकॉय द्वीप के अंदर। ठीक है, फिर ये पालनपुर गुजरात से निकली, फिर धीरे धीरे ऐसे करके यहाँ खेड़ बर्मा है। खेड़ बर्मा कहाँ है, सिरोही। फिर खेड़ बर्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक इसकी लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर। लेकिन पालनपुर गुजरात से दिल्ली के रायसीना हिल्स तक लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। दिल्ली के रायसीना हिल्स पर क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अब इसके अंदर देखें कितने भागों में विभाजित की जाती है, तो यहाँ आ जाएगा उत्तरी अरावली, यहाँ आ जाएगा मध्य अरावली, और यहाँ आ जाएगा दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली कौन कौन से ज़िलों में पड़ती है, दौसा, अलवर, जयपुर के अंदर। मध्य अरावली अजमेर में, और दक्षिणी अरावली सिरोही, उदयपुर और राजसमंद के अंदर स्थित है। और यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण की गुरु शिखर। मध्य की कौन सी है, टॉडगढ़। और दक्षिण की सबसे उत्तरी की कौन सी है, तो उत्तरी की है रघुनाथगढ़। ये इनकी ऊंची चोटियाँ हैं। और कहाँ का विस्तार हो गया, तो ये पालनपुर वाला गुजरात के अंदर विस्तार हो गया, बीच में ये राजस्थान का विस्तार हो गया, फिर ये हरियाणा आ गया, फिर ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आ गया। इस प्रकार इसका विस्तार अपने को देखने को मिलता है। अब मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करें, अगर अपन भारत के संदर्भ में देखें तो अरावली का विस्तार कहाँ हो रहा है, अरावली का विस्तार पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक है, 692 किलोमीटर। ठीक है ना, ये पालनपुर से निकली, फिर राजस्थान, फिर राजस्थान से दिल्ली तक। और हरियाणा में जो अरावली पर्वत है इसको कहा जाता है डोसी पर्वत। क्या कहा जाता है, डोसी पर्वत के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान और राज्यों की बात करें तो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के अंदर इसका विस्तार है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अंदर इसका विस्तार है। और 80% भाग की बात करें तो जो राजस्थान के अंतर्गत आता है। और एक विशेष रूप से ध्यान रखें, यहाँ पे अपन ने एक नई चीज़ देखी कि डोसी पर्वत कहाँ कहा जाता है, तो अरावली का जो हरियाणा के अंदर विस्तारित भाग है उसको डोसी पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, फिर थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। देखो राजस्थान में उत्तरी अरावली का विस्तार, राजस्थान में अरावली का विस्तार कहाँ से है, तो खेड़ बर्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुन तक है, 550 किलोमीटर। ठीक है, सर्वाधिक विस्तार की बात करें अरावली का तो कहाँ है, उदयपुर के अंदर। न्यूनतम विस्तार की बात करें तो कहाँ है,
अजमेर के अंदर है। ठीक है, तो ये यहाँ अपने को स्थिति बता दी गई है कि खेड़ब्रह्मा सिरोही से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू तक है, 550 किलोमीटर है। और सबसे कम विस्तार कहाँ है? अजमेर में। और सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो उदयपुर के अंदर इसका विस्तार है वो देखने को मिलता है। तो ये तो थी सामान्य जानकारी। और विस्तार की बात करें तो अरावली का विस्तार किस तरफ है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ध्यान रखना, अरावली किस तरफ जा रही है? दक्षिण पश्चिम। किस तरफ जा रही है मेरे भाइयों? बात सुनो, ये है दक्षिण, ये है पश्चिम। अरावली यहाँ से प्रवेश करी, इस तरफ बढ़ रही है, ये है उत्तर और ये है पूर्व। तो इसका विस्तार किस तरफ हुआ? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली का विस्तार है। ध्यान रखना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली का विस्तार है। यानी दक्षिण पश्चिम से अरावली ने प्रवेश किया, उत्तर पूर्व की ओर अरावली बढ़ रही है, या इसकी दिशा जो है उत्तर पूर्व की ओर है। हमेशा ध्यान रखना, दिशा की बात नहीं करके विस्तार की बात कर रहा हूँ। यानी इसका विस्तार इस तरफ है। अब विस्तार किस तरफ बढ़ता है, किस तरफ घटता है, ये अलग प्रश्न है। इसका विस्तार देखें डायरेक्ट तो इसने ऐसा नहीं है कि अरावली पहले यहाँ से प्रवेश नहीं करके इस तरफ से प्रवेश किया, ऐसा थोड़ी है। इस तरफ से प्रवेश की होती तो इसके प्रमाण इधर भी मिलते, लेकिन इसका इधर प्रमाण कोई है ही नहीं। अंतिम जो बिंदु है वो रायसीन हिल्स से है, दिल्ली की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से है इसका अंतिम विस्तार। अगर अंतिम विस्तार यहाँ नहीं होता तो कुछ अवशेष इधर भी मिलते, लेकिन इधर अपने को अवशेष नहीं मिला यहाँ, लेकिन यहाँ पे अवशेष मिलता है अपने को अरब सागर के अंदर। तो इसका जो विस्तार है वो उत्तर मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होगा। अब इसके थोड़े बहुत और जो मोस्ट फैक्ट है उनकी बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की है। और ऊंचाई बढ़ती किस तरफ है? तो ऊंचाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। ऊंचाई देखो, अरावली की ऊंचाई किस तरफ बढ़ती है? तो मैं इसको साफ करके आपको बता देता हूँ। देखो, एक एक को मतलब बिल्कुल सटीक जानकारी से देखते हुए चलेंगे। देखो क्या कह रहा है, ऊंचाई किस तरफ बढ़ती है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये जो है इस तरफ से ऐसे आएंगे तो इसकी ऊंचाई क्या करेगी? बढ़ेगी। लेकिन विस्तार किस तरफ है? इस तरफ है। ठीक है, ऊंचाई घटती किस तरफ है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो ये ऊंचाई इस तरफ घटेगी। यानी यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं वो ऊंची ऊंची है, फिर धीरे धीरे छोटी 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 ऐसे हो जाएगी। तो ये इस तरफ ऊंचाई घट रही है। और अरावली जो है ये राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। यानी अरावली राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। कैसे करती है? यानी राजस्थान के मध्य से होकर गुजरती है, तो इस तरफ वाला भाग जो होगा वो पूर्व हो जाएगा। ये पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है। ठीक है ना, ये दो भागों में विभाजित करती है। ये मरुस्थल के प्रचार को रोकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अरावली जो है राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है इसके प्रचार को रोकती है, क्योंकि भाई हवा उड़कर इस तरफ जाएगी तो पहाड़ों से टकरा करके वापस आ जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक प्रकार से राजस्थान को दो भागों में बांटती है। दूसरे प्रकार से ये अरावली जो है वो राजस्थान के थार के मरुस्थल के प्रचार को रोकती भी है। आगे बात करें तो यह पर्वतमाला मानसून के समानांतर है। इस कारण राजस्थान में वर्षा की कमी होती है, लेकिन इसका पूर्वी भाग अतिवृष्टि में आता है, जबकि पश्चिमी भाग छायावृष्टि में आता है। अब इसको समझो, ये बहुत खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? तो देखो, इसने क्या कहा है कि ये पर्वतमाला मानसून के समानांतर है। मानसून के समानांतर कैसे? जब मैं आपको मानसून पढ़ाऊंगा उसमें अच्छे से क्लियर करूंगा, लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी चीज़ समझ लो कि ये जो राजस्थान है, राजस्थान में मानसून जो होता है दो तरीके से होता है। एक तो होता है इधर से बंगाल की खाड़ी शाखा, इधर जो है वो है बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है, और इस तरफ जो है वो है अरब सागर की शाखा, ठीक है। अब अरब सागर की शाखा यहाँ से आती है ऐसे और सबसे पहले प्रवेश करती है बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। अब बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश करेगी तो इस तरफ सारे पहाड़ हैं, तो ये बांसवाड़ा से टकराती हुई इसके समानांतर ऐसे आगे बढ़ जाती है। तो इसकी बारिश कहाँ हुई? यानी इस अरावली के आसपास वाले क्षेत्र में, सिर्फ यहाँ और यहाँ बारिश होते हुए ये ऐसे आगे चली जाती है। पश्चिमी मरुस्थल को क्या मिला? ठेंगा, कुछ भी पानी नहीं मिला, कुछ भी बारिश नहीं हुई। फिर बात करें बंगाल की खाड़ी शाखा की। बंगाल की खाड़ी शाखा इस तरफ से आती है, सबसे पहले बारिश कहाँ करती है? झालावाड़ में करती है। झालावाड़ में मस्त धुआंधार बारिश करती है। फिर धीरे धीरे ये बारिश करते करते इसके मूड के ऊपर होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ऐसे ऐसे आगे बढ़ने के बाद में धीरे धीरे ये आगे बढ़ी। मान लिया भाई ये से आगे बढ़ रही है, ठीक है ना, ये आगे बढ़ रही है, ये आगे बढ़ी आगे बढ़ी आगे बढ़ी, आगे बढ़ते इधर क्या आ गए? पहाड़ आ गए बड़े बड़े। अब पहाड़ों से टकराएगी तो फिर से ये यहाँ पे बारिश करेगी। लेकिन कुछ एक बादल ऐसे जो ताकतवर होंगे वो अपनी इच्छा रखेंगे पश्चिमी मरुस्थल में आने की, तो कुछ एक बादल जो होते हैं वो यहाँ तक आते हैं, ठीक है ना, इसके नज़दीक नज़दीक वाले इलाके में आते हैं। लेकिन जो सुदूर पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे कुछ नहीं मिला। फिर से क्या मिला? ठेंगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है जो अरावली पर्वतमाला है वो क्या है? मानसून के समानांतर है। क्या है? मानसून के
समानांतर है। इस कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है, लेकिन इसका पूर्वी भाग है वो कैसा है, अतिवृष्टि है। पूर्वी भाग कैसा है, अतिवृष्टि भाग है। और पश्चिमी भाग की बात करें तो ये छायावृष्टि भाग कहलाता है। छायावृष्टि का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या पड़ती है, बेचारों की छाया पड़ती है। किसकी, अरावली की। अरावली की छाया पड़ती है, तो अरावली की छाया में थोड़ा थोड़ा छतर छाया हो जाती है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं होता है। जैसे पश्चिमी बाड़मेर की बात करें, पश्चिमी जैसलमेर की बात करें, पश्चिमी बीकानेर है, पश्चिमी जोधपुर है, तो यहाँ पे बारिश है वो बिल्कुल कम होती है। तो इसलिए यहाँ इसको अतिवृष्टि और अति छायावृष्टि कहा जाता है। किस तरीके से कहा जाता है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करें तो इस पर्वतमाला में खनिजों की प्रधानता है। खनिजों की दृष्टि से बात करें तो अरावली में बहुत सारे खनिज हैं, लेकिन ऊर्जा संसाधन वाले खनिजों की संख्या बिल्कुल नहीं है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन से खनिज संसाधनों की या कौन से संसाधन की अरावली में कमी पाई जाएगी। तो ऊर्जा संसाधन के संसाधनों की कमी पाएगी, जबकि ऊर्जा संसाधनों की प्रचुर मात्रा उपलब्ध कहाँ है, पश्चिमी मरुस्थल के अंदर है। जैसे पवन ऊर्जा की बात कर लें, सौर ऊर्जा की बात कर लें, उस प्रकार से, ठीक है ना। तो खनिजों की प्रधानता है यहाँ पे। फिर बात करें, राजस्थान की अधिकतर नदियों का उद्गम है वो अरावली पर्वतमाला से होता है। ध्यान रहे कि सभी नदियों का उद्गम है वो अरावली पर्वतमाला से नहीं होता। तो होता है लेकिन सभी का नहीं होता। कुछ एक नदियाँ ऐसी है जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं, कुछ एक ऐसी है जो कहीं और से निकल के आती है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि राजस्थान की अधिकतम नदियों का है वो उद्गम स्थल अरावली को माना जा सकता है। कुछ नदियों का उद्गम स्थल अरावली को माना जा सकता है। अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है। इस कारण वन्य जीव अभ्यारण्य भी इस अरावली पर्वतमाला में बहुत से देखने को मिलते हैं। जैसे सज्जनगढ़ है, और बात करें तो माउंट आबू में हैं इस प्रकार के, और कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, ठीक है ना। इस प्रकार बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य अपन को अरावली के अंदर देखने को मिलते हैं। तो जैव विविधता की दृष्टि से ये काफ़ी संपन्न है। अरावली पर्वतमाला के कारण राजस्थान का पूर्वी मैदान अधिक उपजाऊ है। इसी कारण पूर्वी मैदान को अन्न का कटोरा कहा जाता है। अब पूर्वी मैदान अन्न का कटोरा किस तरीके से कहा जाएगा, आप यहाँ की स्थिति जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी, इस स्थिति को पता करके पता लगा सकते हैं कि क्यों उपजाऊ है और किसके कारण उपजाऊ है। तो अरावली की वजह से उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पे दोनों शाखाओं से बारिश हो जाती है, ठीक है। और आगे बात करें, यह पर्वतमाला वलित पर्वतमाला है। देखो वलित पर्वतमाला क्या होती है, आपने बहुत से एग्जामों में प्रश्न पूछा गया देखा होगा, या फिर आपने अगर कहीं पे भी पढ़ा है, भले एनसीईआरटी में पढ़ा हो या कहीं पे भी पढ़ा हो, आपके एक बार ये प्रश्न धक्के चढ़ा ही होगा कि यानी अरावली सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला है। वलित पर्वतमाला का मतलब क्या है कि इस चित्र के माध्यम से अपन समझते हैं कि वलित क्या होता है। देखो पृथ्वी के अंदर दो प्लेट होती है, यानी दो प्लेटों का मतलब पृथ्वी के अंदर प्लेटें आपस में घूमती रहती है। तो एक प्लेट ऐसे आई, अब प्लेट का मतलब आप थालियाँ बटकियाँ कटोरियाँ वो मत समझ जाना, ठीक है। प्लेट का मतलब प्लेट होता है। अब यहाँ आप चित्र देख के समझ लो कि प्लेट कहीं है। अब था ठीक रहा, याद आता वही। एक प्लेट ये और एक प्लेट ये ऐसे गुजर रही थी, लेकिन ये दोनों क्या हुई, एक तो इस तरफ आई और एक इस तरफ से आई, यानी दोनों आमने सामने से आई। एक यहाँ से गुजर के आई और एक यहाँ से गुजर के आई, और दोनों में क्या हुआ, दे भसीड़, एक्सीडेंट हुआ ज़बरदस्त एक्सीडेंट होने के कारण क्या हुआ कि जिसमें जब ज़्यादा ताकत थी वो भाग तो अपनी जगह पे अटल रह गया, और जो थोड़ी सी मुर्दी जैसी थी वो कहीं हुई भाई यूँ आंटी लम गई, यानी नीची हो गई। तो जब नीची हुई तो यहाँ जो ज़मीन के अंदर जो लावा था, वो लावा क्या हुआ, गर्मा गर्म बाहर निकला। बाहर निकलते क्या बन गया, धीरे धीरे ढेर हो गया, ढेर बन के अरावली बन गया। तो इस प्रकार से अरावली का उत्पन्न हुआ। यानी कहने का मतलब एक प्लेट इधर से आ रही थी, एक इधर से आ रही थी, अब इसके अंदर भसीड़ हुआ, दे भसीड़ हुआ। तो ये जो सामने वाली प्लेट थी यह मजबूत थी और ये कमज़ोर थी, तो ये ऐसे घूम करके वापस यूँ हो गई आंटी, ठीक है। तो आंटी हुई तो यहाँ पे जगह हो गई। तो अब आपको पता होगा ज़मीन के अंदर बहुत मात्रा में लावा है, तो वो लावा क्या हुआ, धीरे से इसको जैसी जगह मिली तो ये यहाँ से बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद में धीरे धीरे वो ठंडी अवस्था में पहुँचा। ठंडी अवस्था में पहुँचने के बाद में जमने के बाद में ये कैसी पर्वतमाला बन गई, अरावली पर्वतमाला बन गई। और जिसकी विशेषता क्या है कि ये सबसे पुरानी वलित पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वलित पर्वतमाला समझ में आया होगा। चलिए थोड़ी बहुत और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अरावली पर्वतमाला अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अरावली पर्वतमाला का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अरावली का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार अपन ने देख लिया। अब यहाँ पे वापस डायग्राम के अंदर समझा दिया गया है। ये इसका अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 20 मिनट, 28 डिग्री 20 मिनट, और यहाँ पे 72 डिग्री 10 मिनट, और यहाँ पे 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर। ये है अरावली का देशांतरीय विस्तार। फिर बात करें अरावली का महत्व या उपयोगिता, तो रेगिस्तान मार्च का नियंत्रण। अपन ने रेगिस्तान मार्च के बारे में जाना था कि रेगिस्तान मार्च क्या कहलाता है,
ठीक है ना, जल विभाजक के रूप में कार्य करती है, यानी सबसे ज़्यादा बारिश पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में कम, तो ये एक जल विभाजन का कार्य करती है। अधिकांश नदियों का उद्गम है, धात्विक खनिजों से संपन्न है, वन्य जीव एवं जैव विविधता से संपन्न है, बंगाल की खाड़ी के मानसूनी वर्षा की सहायक मानी जाती है। तो इस तरीके की जो सामान्य जानकारी थी इसका अपन ने अध्ययन कर लिया। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के कुल भौगोलिक प्रदेश का 9.3% भाग है। इसमें लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो ये थी अपने सामान्य जानकारी देखी अरावली के संदर्भ में। आगे की क्लास में अपन बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषताएं तथा कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन से पर्वत हैं और कौन कौन से इसके भाग हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं। देखिए दोस्तों, पिछली क्लासों की जो पीडीएफ है, उन पीडीएफ को देखने के लिए आपको सबसे लास्ट में जैसे वीडियो अपलोड होता है ना, जैसे मैंने बात की पश्चिमी मरुस्थल की, पश्चिमी मरुस्थल के अंदर जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, जैसे कि पश्चिमी मरुस्थल का सबसे लास्ट वाला पार्ट होगा, उसके अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उनकी पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। बाकी जैसे उसका फर्स्ट पार्ट है या सेकंड पार्ट है, उसके अंदर नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम जो समय क्लास चल रही होती है तो वो पीडीएफ वर्किंग में आती है, और जैसे ही वो पूरा हो जाता है तो मैं जो अंतिम क्लास रहती है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक, पीडीएफ लिंक है, वो प्रोवाइड करवा देता हूँ। अब जैसे अरावली की जितनी भी क्लासें होगी, 2-3 क्लासें होगी, और जो लास्ट वाली क्लास होगी उसके अंदर आपको उस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने स्टडी का आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट और स्टडी मटेरियल चाहिए तो अपने लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।